उस वक्त मुझे अचानक ख्याल आ गया कि मेरे पास दिया सिलाई वाली डिबिया भी मौजूद है। मैंने अपनी याददाश्त पर नफीम भेजी। एक कमांडो को ऐसी बातें हर वक्त और ख़ास तौर पर ऑपरेशन के वक्त याद रखनी चाहिए। ये नाअहली थी कि मुझे याद ही नहीं रहा था कि जेब में माचिस पड़ी है। मैंने जेब से माचिस निकाल कर दिया सलाई जलाई। उसकी रोशनी में एक बम उठाया। मैंने देखा कि उसके साथ टाइमर भी लगा हुआ था, मगर सेकंड के हिस्से मौजूद नहीं थे। मैंने टाइमर की सुई को 1 मिनट पर लाकर टाइमर का बटन दबा दिया। दूसरी दिया सलाई जलाई तो देखा कि टाइमर ने चलना शुरू कर दिया था और फ्रेम में शीशे के पीछे सेकंड के हिस्से 60 से पीछे की तरफ जा रहे थे। मैंने टाइम बम को इस बक्स के ऊपर रख दिया जिस पर बारूद की छड़ियां भरी हुई थी। इस काम से फारिग होते ही मैं केबिन से निकला, दरवाजे को बंद करके ताला यूं ही लटकाया और दबे पांव चलता तकीबकारों की केबिन से गुजर गया। फिर लॉन्च के उस जीने की तरफ आ गया जो नीचे खाड़ी में खड़ी कश्ती की तरफ जाता था, जहां लॉन्च के डेक पर जलते बल्ब की रोशनी पड़ रही थी। मेरे पास 45-50 सेकंड थे। इस दौरान मुझे वहां से दूर निकल जाना था। नीचे समंदर में कश्ती नहीं थी। मैं आहिस्ता से खाड़ी के पानी में उतर गया और अंधेरे में साहिल की तरफ चलने लगा। मैं तेजी से हाथ पांव चला रहा था। सिर्फ एक धड़कन लगा था कि कहीं इन लोगों का बनाया बम ठोका न दे जाए और लॉन्च में धमाका न हो। खाड़ी का किनारा ज्यादा दूर नहीं था। किनारे पर निकलने के बाद एक तरफ दरख्तों के पीछे होकर बैठ गया और लॉन्च की तरफ देखने लगा। 1 मिनट हो चुका था मगर लॉन्च पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मुझे घड़ी खरीदने का ख्याल क्यों नहीं आया। मेरे पास घड़ी का होना बहुत जरूरी था। अभी ये सोच मेरे जहन से जुदा नहीं हुई थी कि मेरी आंखों के सामने बिजली चमकी। उसके साथ ही एक धमाका हुआ और जमीन एक दफा ऊपर होकर नीचे आ गई और समंदर की खाड़ी में जहां लॉन्च खड़ी थी वहां धुआं और आग के शोले बुलंद हो रहे थे। लॉन्च के परखचे उड़ चुके थे और मेरे देखते देखते उसके दोनों टुकड़े समंदर में डूब गए। अब खाड़ी के समंदर की सतह पर सिर्फ लकड़ी के जलते धुआं देते टुकड़े ही तैर रहे थे। घाट पर जो लोग झोंपड़ियों में सोए हुए थे वो हड़बड़ा कर उठे और आग में लिपटी हुई लॉन्च के टुकड़ों को डूबते हुए देख रहे थे और शोर मचा रहे थे। 2 एक ने पानी में छलांगे भी लगा दी। मैं ये देखना चाहता था कि तीनों तखरीबकारों में से कोई जिंदा तो नहीं बच गया, मगर धमाका इतना शदीद था और लॉन्च के टुकड़े जिस तरह उड़कर बिखर गए थे उसको देखकर ये सोचना बेकार था कि लॉन्च में कोई इंसान जिंदा बच गया होगा। इसके बावजूद मैं मर्चेंडानी और उसके दोनों हिंदू तखरीबकारों की मौत की तस्दीक करने के बाद वहां से जाना चाहता था। मैं वहां से निकलकर खाड़ी से दूर बस्ती की तरफ चल दिया। वहां कुछ इधर उधर चल फिर कर वक्त गुजारा और वापस बस्ती के करीब माहीगीरों के झोंपड़े की तरफ आ गया। वहां झोंपड़े के बाहर कुछ माहीगीर लालटेन जलाए बैठे थे। मैंने करीब जाकर सलाम किया और पूछा ये उधर धमाका कैसा हुआ था। पहले तो माहीगीर खामोश रहे। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अखबार के दफ्तर से आया हूं तो उनमें से एक ने कहा लॉन्च फट गई है जी, तेल की टंकी में आग लग गई होगी। मैंने पूछा लॉन्च में कितने मुसाफिर थे। कोई मुसाफिर नहीं था जी, ये हमारे मालिक सेठ मर्चेंडानी की अपनी लॉन्च थी। बड़ा बुरा हुआ जी, पर आदमी की जब आई होती है तो कोई नहीं रोक सकता। सेठ साहब कभी रात को लॉन्च में नहीं सोते थे। आज सुना है शहर से उनके 2-3 मेहमान आए हुए थे। उन्होंने दोपहर का और फिर रात का खाना भी लॉन्च पर ही खाया और लॉन्च पर ही अपने दोस्तों के साथ सो गए। दूसरा माहीगीर अफसोस करने लगा, बड़ा दुख हुआ है। मैंने कहा आप लोगों को कैसे पता चला कि सेठ मर्चेंडानी और उसके दोनों दोस्तों की मौत हो गई है? हो सकता है वो जिंदा बच गए हों। सेठ जी और उसके दोस्तों की जली हुई लाशें खाड़ी में मिल गई थी, मगर किसी की टांगें नहीं थीं तो किसी के बाजू और निचला धड़ गायब था। जब मेरी तसल्ली हो गई कि तीनों भारतीय तकरीबकार हलाक हो चुके हैं तो मैं वहां से वापस मायावती के होटल की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त रात का पिछला पहर था, मगर कराची जैसा खुशकिस्मत और रौनक वाला शहर है कि वहां रात के वक्त भी दिन का समा रहता है। हर सड़क पर सारी रात कोई ना कोई टैक्सी रिक्शा जरूर मिल जाता है। मुझे भी एक टैक्सी मिल गई। टैक्सी में बैठते वक्त मैंने सोचा कि उस वक्त मेरा मायावती के होटल में जाना ठीक नहीं रहेगा। मुझे रात रेलवे स्टेशन पर गुजारनी चाहिए। चुनाचे मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा सिटी स्टेशन ले चलो। कराची के सिटी स्टेशन पर आधी रात के बाद बड़ी चहल पहल और रौनक थी। सुबह होने तक मैं स्टेशन पर ही रहा। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। स्टेशन से निकलते ही मैंने पहला काम ये किया कि सीधा PIA के दफ्तर पहुंचकर रात की 12 बजे वाली इस्लामाबाद की फ्लाइट का एक टिकट खरीदा और उसमें अपनी सीट कंफर्म करवा ली। उसके बाद मैं क्लिफ्टन की सैर करने निकल गया। क्लिफ्टन पर दिन के वक्त ज्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। दोपहर का खाना मैंने क्लिफ्टन पर ही एक खोखा होटल में खाया। उसके बाद समंदर के किनारे सैर करता दूर निकल गया। वहां बड़े बड़े पत्थरों के ढेर पड़े थे। एक ढेर के पास बैठ गया और मायावती को ठिकाने लगाने के मंसूबे पर गौर करने लगा। एक मंसूबा मेरे जहन में खाके की शक्ल में आ गया था। उस पर मजीद गौर किया। आखिर यही मंसूबा महफूज किया और काबिल अमल महसूस हुआ और उस पर अमल करने का फैसला करके क्लिफ्टन से टैक्सी लेकर शहर के एक रेस्तोरां में आकर बैठ गया। मुझे शाम तक का वक्त गुजारना था। जब शाम हो गई तो रेस्तोरां से निकलकर मायावती के होटल की तरफ चल पड़ा। मुझे वहां से किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। मैं सीधा होटल की दूसरी मंजिल में मायावती के कमरे की तरफ आ गया।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। कमरा बंद था। एक बावर्दी वेटर करीब से गुजरा तो मैंने उससे मायावती का पूछा। उसने कहा वो नीचे किचन में गई थी, मैं वहीं जा रहा हूँ, अगर वहां हुई तो उसे ऊपर भेज दूंगा। मैं वहीं नीम रोशन राहदारी में टहलने लगा। थोड़ी देर में मायावती आ गई। वो होटल की वर्दी में थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो कुछ परेशान है। मैं समझ गया कि उसे क्या परेशानी हो सकती थी, क्योंकि उस रोज के अखबारों में खाड़ी में एक लॉन्च में धमाके की खबर शाया हो चुकी थी। वो जो सवाल कुदरती तौर पर मुझसे करने वाली थी, मैंने उसका जवाब पहले से सोच रखा था। उसने आते ही खामोशी से अपने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हो गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और बोली, सर आपने आज का अखबार देखा है? मैंने बेनियाजी से पूछा, क्यों, कोई खास बात हो गई है क्या? उसने कहा, सर मर्चेंडानी की लॉन्च में धमाका हुआ है रात को। उसका कुछ पता नहीं कि वो जिंदा है या मर गया है। मैंने भी अदाकारी करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? इन लोगों से कोई गलती हो गई होगी। मायावती कहने लगी, मर्चेंडानी असलहा अपनी लॉन्च पर रखता था, किसी की गलती से उसमें आग भड़क उठी होगी। मैंने कहा, यही तो मैं कहता हूँ कि ये सारे नाअहल लोग हैं। इन लोगों को इनकी हिमाकतों की वजह से भारत को फायदा कम और नुकसान पहुंच रहा है। मायावती कहने लगी, सर कल आप किस वक्त मर्चेंडानी से मिले थे? मैंने कहा, दिन के वक्त मिला था। मुझे तो शक्ल से ही वो गैर जिम्मेदार आदमी लग रहा था। खैर, अब क्या हो सकता है, जो होना था वो हो गया है। अगर मर्चेंडानी लॉन्च में मौजूद था तो उसका बचना मुश्किल है। लॉन्च में बारूद का धमाका हो तो कोई नहीं बच सकता। मायावती ने कहा, मैं शाम को मालूम कर लूंगी कि मर्चेंडानी जिंदा है या नहीं। उसने जल्दी से बिस्तर ठीक किया और बोली, सर आप थके हुए लग रहे हैं, यहाँ लेट कर आराम करें, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। मैं बिस्तर पर लेट गया और कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो, मैं वाकई आज थक गया हूँ, कई एक जरूरी काम निपटाने थे, मैं अभी कॉफी लेकर आती हूँ। वो दरवाजा बंद करके चली गई। इस औरत को ठिकाने लगाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। एक बार दिल में ख्याल आया कि इस औरत को छोड़ दूं, इसे हलाक ना करो। लेकिन जब इस नुक्ते पर गौर किया कि अगरचे इसके सारे तखरीबकार साथ ही हलाक हो चुके हैं, लेकिन इंडिया से दूसरे तखरीबकार आ जाएंगे और आते ही इससे राब्ता कायम करेंगे और ये औरत फिर से पाकिस्तान के खिलाफ अपनी तकरीबी सरगर्मियां शुरू कर देगी, तो मैंने फैसला कर लिया कि इस औरत को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। ये काम मैं रात के वक्त करना चाहता था, इसलिए मैंने कराची से इस्लामाबाद की रात की फ्लाइट में सीट बुक करवाई थी, ताकि जिस वक्त होटल के कमरे से मायावती की लाश बरामद हो तो मैं कराची से इस्लामाबाद पहुंच चुका हूं। मायावती मेरे लिए कॉफी ले आई। कॉफी पीकर मेरी तबीयत में वाकई फरहत सी पैदा हो गई। मैंने मायावती से कहा, मायावती मैं आज रात का खाना भी तुम्हारे साथ ही खाऊंगा, मेरा प्रोग्राम कल सुबह इस्लामाबाद रावलपिंडी जाने का है। मायावती मुस्कुराने लगी, सर आप मालिक हैं, हम तो आपके नौकर हैं। मैंने उसके शाने पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं नहीं मायावती, तुम नौकर नहीं हो, तुम भारत माता की दलेर पुत्री हो, तुम भारतवर्ष के लिए बड़ा काम कर रही हो। वो मेरे करीब हो गई और कहने लगी, सर तो फिर अमृतसर सेंटर वालों से मेरी सिफारिश कर दें कि वो जो फंड मर्चेंडानी को देते हैं उससे कम से कम आधा मुझे दिया जाए। मुझे बाज़ खुफिया रिपोर्टें हासिल करने के लिए काफ़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। मैंने कहा, फिक्र न करो, ये काम हो जाएगा। उसने मेरा हाथ चूम लिया। बस सर, अगर आप ये काम कर दें तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। इस औरत को मालूम नहीं था कि इसकी जिंदगी यही बस एक रात ही बाकी रह गई है। असल में किसी को भी इस दुनिया में इल्म नहीं होता कि जिस जिंदगी के लिए वो इतनी तगो-दो कर रहा है, इतना लालच कर रहा है, इतना झूठ बोल रहा है, इतने लोगों का हक मार रहा है, इतनी नाजायज दौलत बैंक में जमा कर रहा है, वो जिंदगी किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। आदमी कहता तो जरूर है कि जी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन हकीकत में उसे यकीन होता है कि वो कभी नहीं मरेगा और हमेशा जिंदा रहेगा। अगर मायावती को किसी तरीके से मालूम हो जाता कि मैं उसे रात के वक्त कत्ल करने वाला हूँ, तो वो कभी मुझसे अपनी जिंदगी के लिए और खुशहाल प्रोग्राम का जिक्र न करती और मुझसे इमदाद की कभी तालिब न होती। लेकिन ये भी अपनी जगह पर हकीकत है कि जिंदगी की रौनक उसी वजह से कायम है कि इंसान ने मौत को भुला रखा है। उसे मौत याद नहीं, उसे हर वक्त यही यकीन होता है कि दूसरे लोग मरेंगे, वो नहीं मरेगा। जो लोग अपनी मौत को अपने सामने देख लेते हैं, जो लोग अपनी मौत के हाथ में हाथ डाल कर चलते हैं, वो लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते, कभी रिश्वत नहीं लेते, कभी किसी का हक नहीं मारते, वो कभी किसी चीज का लालच नहीं करते। ये लोग सिर्फ इसलिए जिंदा होते हैं कि अल्लाह ने इनके जिम्मे इंसानियत के आला कदरों को आगे बढ़ाने का जो काम लगाया है उसे जिंदगी के आखिरी लम्हात तक अदा करते रहें। ये लोग सिर्फ अल्लाह का हुक्म बजा लाने के लिए जिंदा होते हैं। इनका चलना फिरना, सोना जागना, कारोबार करना, दुनियादारी करना सिर्फ अल्लाह के वास्ते बोलता है। ये लोग दुनिया के सबसे ज्यादा खुश लोग होते हैं और यकीन करें इस दुनिया की हकीकी रौनकें इन्हीं लोगों की वजह से है। मैंने मायावती से कहा, फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुराती हुई उठी और कहने लगी, मेरी ड्यूटी थोड़ी देर में ऑफ होने वाली है,
मैं भी आ जाऊंगी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये बटन दबाकर सर्विस वालों को कह दीजिएगा। वो चली गई तो मुझे उस पर तरस आने लगा। दरअसल मैंने किसी औरत को ठिकाने लगाने के लिए कभी इतनी लंबी मनसूबाबंदी नहीं की थी, बल्कि शायद ये मेरे हाथों हलाक होने वाली पहली औरत थी। जो लोग मेरे हाथों मारे गए थे वो हंगामी हालात में आनन फानन हलाक हो गए थे, और ये सब कुछ मैंने अपने वतन पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद में किया था। और अक्सर ऐसे हालात में अगर मैं उन्हें हलाक न करता तो वो मुझे मार डाल दे। मैंने सोचना शुरू किया कि इस औरत से छुटकारा हासिल करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। बहुत गौर किया, कोई दूसरा तरीका समझ में न आया। ये एक तस्लीम शुदा हकीकत थी कि ये औरत मेरे वतन की दुश्मन थी, भारत की जासूस थी, और अब तक अपनी तखरीबी सरगर्मियों से न जाने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा चुकी थी, और जिंदा रहने की सूरत में न जाने इसने अभी मजीद कितना नुकसान पहुंचाना था। अगर ऐसी बात होती तो बाकी भारतीय तखरीबकारों की हलाकत के बाद इस औरत की तखरीबी सरगर्मियां मुअत्तल हो जाती तो मुझे इससे दूसरी बार मुलाकात करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। लाजमी अमर था कि भारत की खुफिया एजेंसी मरने वालों की जगह दूसरे तखरीबकार भेज देगी। वो लोग मायावती से आकर राब्ता करेंगे और ये औरत दोबारा तखरीबी अमल शुरू कर देगी। अब मेरा फर्ज बन गया था कि पाकिस्तान की सरजमीन को इस दुश्मन के वजूद से पाक कर दूं। मैं होटल के कमरे में बैठा मायावती का इंतजार कर रहा था। मायावती वापस आई तो आते ही बोली, सर मैंने आपके लिए खास तौर पर चीवी सूप बनवाने का ऑर्डर दिया है। उस जमाने में चाइनीज सूप का नया नया रिवाज चला था और लोग रेस्टोरेंट्स में चीनी सूप और खाने बड़े शौक से खाते थे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने अलमारी में से अपने कपड़े निकाले और कहा, सर मैं भी कपड़े बदल कर आती हूँ। वो शायद साथ वाले कमरे में चली गई थी। वहां से वो वर्दी उतार कर दूसरे कपड़े पहन कर आ गई। उसने मेकअप भी कर लिया था। वो मेरे सामने बैठ गई और मर्चेंटानी के बारे में बातें करने लगी। कहने लगी, सर अभी तक मर्चेंटानी के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका कि वो जिंदा है या मर गया है। मेरा ख्याल है कि वो जिंदा नहीं बचा। अगर जिंदा होता तो इस वक्त वो टेलीफोन पर जरूर मुझसे राब्ता कायम करता। मैंने कहा, शायद थोड़ी देर तक उसका फोन आ जाए। वो बोली, सर भगत राम और मेला राम का भी इस सिलसिले में कोई फोन नहीं आया। ऐसी वैसी कोई बात हो जाए तो ये लोग मुझसे खुफिया कोड में जरूर फोन पर बात करते हैं। मैंने कहा, हो सकता है ये लोग भी मर्चेंटानी के साथ उसी लॉन्च में हों और ये भी खत्म हो गए हों। मायावती ने कहा, नहीं सर, वो लोग मर्चेंटानी से नहीं मिलते, ये मुझे मालूम है। कुछ देर तक हम बातें करते रहे। फिर होटल का मुलाजिम खाना लेकर आ गया। मायावती ने बड़े एहतमाम से चीनी सूप का प्याला मेरे आगे रखते हुए कहा, सर मुझे यकीन है आप इसे पसंद करेंगे। अब मुझे उसकी मेहमान नवाजी और दिलजोई की बातों पर तवज्जो नहीं थी। मैं ये सोच रहा था कि कराची से आखिरी फ्लाइट पकड़कर मैं इस्लामाबाद जाऊंगा तो वहां से सुबह के वक्त ही मुझे आज़ाद कश्मीर जाने वाली कोई बस मिल जाए। मेरा इरादा उसी जानिब से किसी न किसी तरह मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने का था। दूसरा कोई रास्ता उस वक्त मेरे सामने नहीं था। वैसे भी मुझे पाकिस्तान से अब निकल जाना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर के महाज पर मुजाहिदीन को मेरी ज़रूरत थी। मैं अखबारों में कश्मीर की खबरें पढ़ता तो मेरा खून खौल उठता। वहाँ भारतीय फौजी कश्मीरियों पर बेपनाह मुजालिम ठा रहे थे और उन्होंने अपनी वहशियाना सरगर्मियां तेज कर दी थीं। अगरचे मुजाहिदीन भी घात लगाकर भारतीय फौजियों को हलाक कर रहे थे, मगर भारतीय सिपाही कश्मीरियों के घरों के घर नजर आतिश कर रहे थे। मायावती ने अलमारी में से स्कॉच की बाकी बची हुई बोतल निकालकर बड़ी मोहब्बत से इसरार करने लगी कि मैं भी उसके साथ पीऊं। मैंने इनकार कर दिया। उसने ज्यादा इसरार न किया और अपने लिए एक गिलास में शराब उंडेल ली। हम खाना खाने लगे। मायावती हस्बे साबिक 3 डबल पैग पी गई थी। वो सुरूर में आ गई। मैं बराबर वक्त देखता जा रहा था। मेरी फ्लाइट में अभी 2 घंटे बाकी थे। मैं ऐन वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचना चाहता था। मायावती बहकी बहकी बातें करने लगी। उसने मजीद शराब अपने ग्लास में उंडेली तो मैंने उसे मना न किया, इस ख्याल से कि शायद इस वजह से उसकी मौत आसान हो जाए और उसे मरने की तकलीफ न हो। चौथा पैग पीने के बाद उसे चढ़ गई और वो ऊट पटांग बोलने लगी और यूं ही इधर उधर हाथ पांव मारने लगी। मैंने कहा, मायावती अब तुम सो जाओ, मैं जाता हूँ। उसने बिस्तर पर गिरते हुए कहा, सर आई एम सॉरी। उसके बाद उसे होश न रहा। मैं कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ। मैंने सबसे पहले दरवाजा खोलकर बाहर राहदारी में निगाह डाली। राहदारी खाली पड़ी थी। उस वक्त रात के 10:30 बज चुके थे। मैंने दरवाजे को बंद करके कुंडी लगा दी और मायावती को छुप कर देखा। वो नशे में धुत पड़ी थी। उसका दुपट्टा सोफे पर पड़ा हुआ था। मैंने दुपट्टा उसके गले में अच्छी तरह से लपेट दिया। थोड़ी देर उसके जिस्म में लर्जिश पैदा हो गई और फिर उसका जिस्म बेहरकत हो गया। मैंने अपने हाथ गर्दन से अलग न किए। जब मुझे यकीन हो गया कि इसका काम तमाम हो गया है तो मैंने हाथ उठा लिए। गर्दन पर दुपट्टा इसलिए डाल दिया था कि वहां मेरी उंगलियों के निशान न बन जाए। बस यूं ही ये एहतियात कर ली थी। फिर मैंने उसकी नब्ज देखी। नब्ज खामोश थी। फिर उसकी गर्दन की बाएं जानिब जरा नीचे हाथ करके देखा। यहाँ जो रग दिल की धड़कन के साथ हरका करती है वो भी खामोश थी।
फिर उसके सीने पर हाथ रखकर देखा। उसके दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी। फिर मैंने उसकी अलमारी की तलाशी ली, उसकी वो कॉपी देखी जिसमें से उसने मुझे आज के पासवर्ड के अल्फाज बताए थे। ये आम किस्म की डायरी नुमा कॉपी थी। इसमें कुछ मर्दों कुछ औरतों के नाम और उनके टेलीफोन नंबर लिखे हुए थे। मैं वर्क गर्दानी करता चला गया। एक जगह इंडिया की किसी फिल्म के गीत भी लिखे हुए थे। एक वर्क को पलटते हुए मेरी नजरें रुक गईं। उस वर्क पर लिखा हुआ था, प्यारे साजन के लाश जी, तुम मुझे इतना क्यों तड़पाते हो।